नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे साइंस क्विज के बारे में। चलिए डिस्कस करते हैं साइंस क्विज को। पहले भी हम काफी साइंस क्विज डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि साइंस के जो सारे बेसिक्स हैं हम इन क्विजेस के थ्रू कवर कर रहे हैं। तो चलिए लेते हैं साइंस क्विज का जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी एंड स्मॉल जी। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप इसको जी को ही ग्रेविटी समझते हैं तो यहाँ पर आप रॉन्ग हैं। ग्रेविटी और जी अलग अलग होते हैं। तो ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी वो फोर्स है जिसके थ्रू कोई भी बॉडी अट्रैक्ट होती है अर्थ के द्वारा टुवर्ड्स इट्स सेंटर, यानी कि अर्थ के जो सेंटर की तरफ कोई भी बॉडी अगर अट्रैक्ट होती है तो वो तो होती है ग्रेविटी। लेकिन अगर हम जी की बात करें, ये होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए इसको समझते हैं। अब देखिए, मान लीजिए अगर हम दोनों की बात करें तो ये मान लीजिए अर्थ का सरफेस है, तो कोई भी चीज जो है अगर अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो वो किसके कारण से हो रही है? ग्रेविटी के कारण से हो रही है। तो वो तो हो गई ग्रेविटी। लेकिन जब ये फ्री फॉल कर रही है मान लीजिए, और इसकी जो एक्सेलरेशन जो पैदा हो रही है, इसके अंदर एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रही है वो होती है हमारी जी, जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये इन दोनों के बीच में अंतर होता है। अब ग्रेविटी क्या है? एक तरह की फोर्स है। अगर सिंपल सी हम बात करें, ग्रेविटी तो एक तरह की फोर्स है, और जो स्मॉल जी है ये एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर हम इनकी यूनिट देखें तो आप इसको समझ पाएंगे। जो ग्रेविटी की एसआई यूनिट की अगर हम बात करें, ये न्यूटन होती है, क्योंकि ये फोर्स है। फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। तो ग्रेविटी की एसआई यूनिट जो है वो न्यूटन है। और अगर हम जी की एसआई यूनिट देखें, ये एक्सेलरेशन है, तो इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वही है इसकी यूनिट होगी। क्यों? क्योंकि ये एक्सेलरेशन है। किसके कारण से है? ग्रेविटी के कारण से है, लेकिन है तो एक्सेलरेशन ही। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है इसकी यूनिट होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज टोर। टोर क्या है? आपने प्रेशर के बारे में सुना होगा, प्रेशर की कई यूनिट्स के बारे में भी आपने सुना होगा। तो उन्हीं में से आती है एक टोर। टोर जो होती है ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है। अगर हमें प्रेशर को मेजर करना है तो उसकी यूनिट होती है। अब ये किसके बराबर होती है? अगर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर को 760 से हम डिवाइड करते हैं, यानी कि एक एटमॉस्फेयर प्रेशर कितने पास्कल के बराबर होता है? 101325 पास्कल के बराबर होता है। और इसको आप 760 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 133.322 पास्कल। यानी कि ये जो है टोर इतने पास्कल के बराबर होता है। पास्कल के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो उसकी यूनिट है। और ये जो है टोर जो है ये प्रेशर एक्सर्टेड बाय 1 mm वर्टिकल कॉलम ऑफ मर्करी, इसके बराबर होता है। यानी कि जब भी इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ब्लड प्रेशर को मेजर आप करते हैं, आप करवाते हैं, तो डॉक्टर जो है आपके ब्लड प्रेशर को जब मेजर करता है तो उसके ट्यूब के अंदर मर्करी होती है, एक वर्टिकल कॉलम होता है, यानी कि एक ग्लास की वर्टिकल ट्यूब होती है। तो वो मर्करी जो है 1 mm ऑफ Hg जो चलती है, यानी कि मर्करी जो है 1 mm ऊपर चलती है। तो 1 टोर क्या है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय 1 mm, ये 1 mm ऊपर जाए वर्टिकल कॉलम ऑफ मर्करी, यानी कि मर्करी 1 mm ऊपर जाए तो वो 1 टोर हो जाता है। 1 mm Hg भी बोलते हैं इसको। तो ये जो होती है हमारी टोर होती है। इसका एग्जांपल हमने देखा कि मेडिसिन के अंदर, जो मेडिकल लाइन के अंदर देखें तो ब्लड प्रेशर को मापने के जो है वहां पर भी आप जो है टोर जो है यूनिट जो है इस्तेमाल करते हैं। तो वहां से भी आप इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वर्क एंड इट्स यूनिट्स। यानी कि वर्क क्या है और उसकी यूनिट्स क्या होती हैं। अब वर्क क्या है? वर्क इज सेड टू बी डन। अब देखिए, वर्क को कब कहा जाता है कि वो हो गया है? जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं और एक बॉडी मूव करती है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तभी कहा जाता है कि वर्क जो है हो गया है। अब मान लीजिए इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक सरफेस है और यहाँ पर एक बॉडी है। आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया, ये इसकी फर्स्ट पोजीशन थी। जब आपने फोर्स लगाया तो मान लीजिए ये इस सेकंड पोजीशन पे आ जाती है। तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो एस डिस्टेंस मान लीजिए ट्रेवल किया। तो आपने फोर्स लगाया और इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, तभी माना जाएगा कि वर्क डन जो है हुआ है। तो वर्क डन इसको बोलते हैं कि फोर्स अप्लाई की और उसी डायरेक्शन में आपका जो है ये बॉडी जो है आगे गई है कुछ डिस्टेंस, तो ये वर्क डन होता है। व्हेन ए फोर्स अप्लाइड मूव्स द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वो तो हो गया वर्क।
अब इसकी यूनिट्स की बात करें तो वो होती है न्यूटन मीटर और जूल, दोनों ही इसकी यूनिट होती हैं वर्क डन की। क्योंकि न्यूटन मीटर की क्यों है, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आपने लिया। अगर इसका फॉर्मूला हम देखें तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इसका फॉर्मूला बनता है जो हमारा है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही हम लेते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और अगर आप एक ही लाइन में लेते हैं, मान लीजिए एक ही वन डायमेंशन में ले रहे हैं तो यहाँ डिस्टेंस भी ले सकते हैं, अगर एक ही तरफ जा रहे हैं, एक ही लाइन में जा रहे हैं तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हम लेते हैं। अब फोर्स क्या है F और इसको आप लिख लीजिए S, तो F और S ये है। अब जो फोर्स है इसको हम न्यूटन कहते हैं और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है उसको मीटर में हम लेते हैं, तो क्या यूनिट बन गई, न्यूटन मीटर बन गई। तो यहाँ पे न्यूटन मीटर लिखा है और न्यूटन मीटर को ही हम जूल बोल देते हैं। अब देखिए जो वर्क की हमने बात की और इसकी यूनिट्स की बात की, क्या वर्क पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या फिर ये जीरो हो सकता है, तो हाँ ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है जो वर्क डन होता है। तो वो कैसे हैं, चलिए इसको समझते हैं। अब देखिए मान लीजिए कोई सरफेस है और यहाँ पे कोई बॉडी है और आपने फोर्स लगाई। अगर आप फोर्स लगाते हैं और ये जो बॉडी है इस वन पोजीशन से मान लीजिए या सेकंड पोजीशन पर पहुंच जाती है और इसने मान लीजिए इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लीजिए s है, तो फोर्स इनटू जो डिस्प्लेसमेंट है, अब यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो यहाँ पे वर्क डन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो। अब इसी तरह से अब मान लीजिए एक कोई कार है या कोई इस तरह की बॉडी है और वो मूव कर रही है आगे की तरफ। आपने जो है फोर्स जो है आप ये जो है मोशन जो है इसका इस तरफ है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी तरफ है। कोई कार है, कोई बाइक है, इस तरफ जा रही है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट करती है, बिल्कुल मोशन के अपोजिट एक्ट करती है जो फ्रिक्शन फोर्स होती है। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है ये बिल्कुल इसके अपोजिट एक्ट कर रही है जिस तरफ जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों। तो इस केस के अंदर वर्क डन नेगेटिव होता है, यानी कि फोर्स अगर फ्रिक्शन फोर्स के साथ देखें, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स और इसका डिस्प्लेसमेंट जो है अगर दोनों अपोजिट है, फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है, तो वो वर्क डन नेगेटिव होता है। और जीरो कब होगा, जीरो तब होगा मान लीजिए कोई माउंटेन है, कोई वाल है और आप उसको जो है आप यहाँ पर खड़े हैं और आप क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर जो है फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ये माउंटेन जो है यहीं की यहीं रहेगी या बिल्डिंग है वहीं की वहीं रहेगी, कुछ भी डिस्टेंस मूव नहीं करेगी। अब वर्क डन क्या है हमारा, उसका फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अगर वन डायमेंशन में बात कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट अब इसके अंदर जो है जीरो है, तो फोर्स आपने चाहे कितनी भी लगाई हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो वर्क डन क्या रहेगा, जीरो। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर कुछ भी चीज जीरो होती है, चाहे फोर्स जीरो हो चाहे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, तो वर्क डन हमारा जीरो हो जाता है। तो तीनों केस इस तरह से हम समझ सकते हैं कि वर्क जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और वो जीरो भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि व्हाट इज एनर्जी एंड इट्स यूनिट्स। एनर्जी क्या है, वर्क हमने देखा, वर्क क्या है, अगर हम फोर्स लगाएं और कोई ऑब्जेक्ट जो है मूव करें। एनर्जी क्या है, कैपेबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि अब एनर्जी को आप सिंपल सी बात कर लीजिए, आप खाना खाते हैं तो उससे आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलती है तभी आप कुछ वर्क कर पाते हैं। तो ये क्या होती है, कैपेबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि आप कितना काम कर सकते हैं, आप कितने कैपेबल हैं कोई काम करने में, तो वो चीज होती है एनर्जी। और इसकी यूनिट जो होती है वो हमारी होती है वर्क की जो यूनिट थी, जूल आप ले सकते हैं इसको या फिर किलो जूल, आप कोई भी ले सकते हैं। तो जूल और किलो जूल जो है इसकी यूनिट होती हैं। व्हाट आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी की कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं, तो आपने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सुना होगा, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी फॉर्म होती हैं। कौन कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी और इस तरह की बहुत सारी एनर्जीज होती हैं। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी होती हैं, लेकिन जनरली जो है हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की इनकी बात कर लेते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक अगर आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर लेते हैं, केमिकल एनर्जी की जो है आप बात कर लेते हैं अगर किसी फ्यूल की बात करें, सोलर एनर्जी की बात कर लेते हैं अगर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें। तो अलग अलग ये विषय जो हैं अलग अलग एनर्जीज के बारे में हम वहां पर पढ़ते हैं, लेकिन जो फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं बहुत ज्यादा होती हैं। तो जनरली बात करते हैं पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी की, तो उन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है,
पोटेंशियल एनर्जी होती है एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू चेंज इन इट्स पोजीशन। तो अगर आप किसी बॉडी की पोजीशन को चेंज करें तो वो जो है उसके अंदर कुछ एनर्जी आ जाती है काम करने की, उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और ये लगभग हम जो है वर्टिकल, अगर हम बात करें वर्टिकल, आप इसको समझ सकते हैं वर्टिकली, अगर आप किसी बॉडी को उसकी पोजीशन चेंज करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये कोई बॉडी थी और इसकी ये पोजीशन थी, हम इसको फर्स्ट पोजीशन दे देते हैं, और इस बॉडी पर जो है आपने फोर्स लगाई या कहें कि वर्क किया आपने, तो इसके अंदर काम करने की एनर्जी आ जाती है। अब मान लीजिए ये इसकी सेकंड पोजीशन है। अब अगर इस सेकंड पोजीशन से आप इसको नीचे छोड़ देते हैं, अब यहाँ पे जो है अगर मान लीजिए आपने यहाँ से उठाकर इसको ऊपर रख दिया, तो इसके अंदर जो है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। क्यों? क्योंकि आपने इस सिस्टम पर काम किया जिससे इसकी एनर्जी गेन हो गई। अब देखिए जब भी आप सिस्टम पर काम करते हैं तो एनर्जी गेन होती है, और जब सिस्टम काम करता है तो एनर्जी कंज्यूम होती है, क्योंकि वर्क करेगा तो एनर्जी तो कंज्यूम होगी। एनर्जी क्या है? कैपेबिलिटी टू डू वर्क। जितनी एनर्जी आप कंज्यूम करेंगे उतना वर्क होता चला जाएगा। वही यहाँ पे है वर्क डन हमने किया, इसको यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख दिया। अब देखिए अब हमने इसको यहाँ से ऊपर रखा है, तो अब इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर आप इसको यहाँ से छोड़ दें तो सबसे पहले तो इसका जो वेट है वो एक्ट करेगा, यानी कि m इंटू जी एक्ट करेगा। तो mg जो है इसको नीचे की तरफ जो है खींचेगा, और ये किस पे डिपेंड है? हाइट पे, कि कितनी हाइट पर आप इसको लेके जाते हैं। तो mgh जो होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी जो इसके अंदर स्टोर है, यानी कि वेट और जो जितनी भी हाइट पर आप लेकर गए उसको, उतनी एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाती है, इतना वो काम कर सकता है। तो इसकी पोजीशन के कारण। काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी होती है बॉडी में उसके मोशन के कारण। चलिए इसको समझते हैं। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ पे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर पड़ा है, और यहाँ पे मान लीजिए कोई एक और ऑब्जेक्ट है, कार है या कुछ भी इस तरह की ट्रॉली है। आप इसको जो है मोशन में लाते हैं और इसको जो है पूरी इतनी फोर्स देते हैं कि ये पूरी तेजी से जाती है और जाकर इससे टकराती है। ये मान लीजिए कोई बॉक्स है, और ये जो बॉक्स है यहाँ से फर्स्ट पोजीशन थी इसकी यहाँ, और ये यहाँ पे आ जाता है, इस सेकंड पोजीशन पे आ जाता है। यानी कि क्या हुआ? ये जो था मोशन में था, आपने इसको काइनेटिक एनर्जी दे रखी थी। मोशन का मतलब है इसके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv² होता है। तो जैसे ही काइनेटिक एनर्जी थी इसके पास, इस बॉक्स से टकराई, ये बॉक्स जो है यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो गया, यानी कि इसने काम किया। तो काइनेटिक एनर्जी आई कहां से? इसके मोशन के कारण से। मोशन के कारण ही काइनेटिक एनर्जी थी। काइनेटिक एनर्जी हमारी आगे वर्क में चेंज हो गई कि कोई इसने काम किया है। तो इसीलिए जो काइनेटिक एनर्जी होती है, एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन होती है। तो इससे आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज पावर एंड इट्स यूनिट्स। पावर क्या है? पावर है रेट ऑफ डूइंग वर्क। चलिए अब इसको समझ लेते हैं कि पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या है। अब मान लीजिए दो पर्सन हैं और वो काम करते हैं, सेम काम उनको दिया जाता है। सेम काम दिया जाता है कि वो उनको जो है कोई एक दीवार बनानी है। मान लीजिए कोई एक वाल जो है उनको बनानी है, तो वाल बनाने में जो फर्स्ट मैन है उसको जो है मान लीजिए 4 घंटे लगते हैं, 4 आवर लगते हैं। लेकिन जो दूसरा आदमी है उसको जो ये दीवार बनाने के में उसको लगते हैं 6 घंटे। मान लीजिए इसको लगते हैं 6 घंटे। तो जो पहला आदमी है इसने जल्दी काम किया, सेम काम करना था, लेकिन इसने जो है 2 घंटे लेट किया। तो पावर किसकी ज्यादा है? तो पावर जो है फर्स्ट पर्सन की ज्यादा है अगर हम कंपेयर करें सेकंड पर्सन से। यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितनी जल्दी जो है वो काम कर सकता है, ये आप समझ लीजिए कि रेट ऑफ डूइंग वर्क कितनी जल्दी वो काम करता है। अब यूनिट क्या होती है इसकी? वाट होती है, किलोवाट होती हैं और हॉर्स पावर भी होती हैं। अब ये वाट यूनिट क्यों है इसकी, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनता है। जो वाट यूनिट यहाँ पे आई है वो जेम्स वाट जो इन्वेंटर थे जिन्होंने स्टीम इंजन को इन्वेंट किया था, वहां से उनके नाम से ली गई है वाट। तो वाट इसलिए, वाट क्या होती है? किलोवाट जो है उसकी यूनिट होगी पावर की, हॉर्स पावर होती है। अब देखिए जो वाट होती है वो किसके बराबर है? अगर हम 1 वाट की बात करें, 1 वाट की बात करें तो ये होता है हमारा जूल पर सेकंड, इसके बराबर होता है। 1 वाट जूल पर सेकंड के बराबर। और 1 किलोवाट जो है, 1 किलोवाट हमारा होगा 1000 वाट के बराबर, 1000 वाट के बराबर। और अगर हम 1 हॉर्स पावर की बात करें, हॉर्स पावर आप इलेक्ट्रिकल मोटर पे देख सकते हैं कि कितनी हॉर्स पावर की मोटर है, तो वो आप वहां पे देख सकते हैं
इसको हम लेते हैं 746 वाट के बराबर लेते हैं, 1 हॉर्स पावर यानी कि 746 वाट। लेकिन ये एग्जैक्टली 746 वाट नहीं होती, ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू अगर हम देखें ये होती है 745.7 वाट, इतनी होती है। लेकिन राउंड फिगर में हम जो है 746 वाट ले लेते हैं अपनी आसानी के लिए। तो 1 हॉर्स पावर जो है वो 745.7 वाट होती है, लेकिन आसानी के लिए इसको 746 वाट ले लिया जाता है। तो ये हमारी पावर की यूनिट होती है। अब देखिए 10th क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हेन ए बॉडी फॉल्स फ्रॉम हाइट, मान लीजिए एक बॉडी है और ऊपर से वो फॉल कर रही है, गिर रही है, तो उसकी जो एनर्जी है इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या रिमेन कांस्टेंट रहेगी। एनर्जी क्या है? कैपेबिलिटी टू डू वर्क, ये हम देख चुके हैं। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है वो हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है कि जो एनर्जी है वो कभी भी खत्म नहीं होती, डिस्ट्रॉय नहीं होती, ना ही हम उसको पैदा कर सकते हैं, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? वो कांस्टेंट रहती है। तो यहां पर हम कह रहे हैं इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या रिमेन्स कांस्टेंट, तो यहां पर क्या रहेगी? वो इट विल रिमेन कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और दूसरा, ये अपनी फॉर्म को चेंज कर सकती है। अब मान लीजिए इसको समझते हैं कि कोई भी जो बॉडी है, यहाँ पे ये सरफेस है और यहाँ से ये जो बॉडी है ये फॉल कर रही है, तो यहाँ पर मान लीजिए ये रेस्ट पे थी और इसके अंदर पूरी पोटेंशियल एनर्जी थी। जैसे ही इसने फॉल करना स्टार्ट किया, ये पोटेंशियल एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो गई, और जैसे जैसे नीचे आएगी यहाँ पे एंड तक ये पूरी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, जो पूरी पोटेंशियल एनर्जी है। यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी 0 है, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है मैक्सिमम है और पोटेंशियल एनर्जी 0 है। लेकिन जैसे ही इसे टकराएगी, या मिनिमम आप लिख लीजिए 0 की जगह, तो जैसे ही इसे टकराएगी तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? जो इसके ऊपर वो इम्पैक्ट डालेगी, टेम्परेचर, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इन चीजों में वो फिर से चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर हम एनर्जी की बात करें, उसने अपनी फॉर्म तो चेंज कर ली है, लेकिन ये हमेशा क्या रहती है? ये कांस्टेंट रहती है। तो एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पे ये आंसर रहेगा इसका कि इट विल रिमेन कांस्टेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो वर्क डन। अब हमने देखा कि नेगेटिव वर्क डन भी होता है, पॉजिटिव वर्क डन भी होता है और जीरो वर्क डन भी होता है। उनके बीच में जो एंगल है वो क्या होता है, वो कितना होता है, तो उसको हम समझ लेते हैं। अब देखिए इसके अंदर जो फॉर्मूला है, पहले तो जो वर्क डन का, उसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला होता है F.S, ये होता है यानी कि डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, और अगर आप डॉट को हटाते हैं ये आ जाता है Fs cos थीटा आ जाता है। इसको भी समझते हैं। अब मान लीजिए कोई बॉडी है, यहाँ पर आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे आपने फोर्स लगाई, और ये जो है जब आप फोर्स लगाते हैं तो ये फर्स्ट पोजीशन से यहाँ पे ये सेकंड पोजीशन पे आ जाती है, सेकंड पे आ गई, और इसने मान लीजिए जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी आप ले रहे हैं एक डायमेंशन में, तो इतना डिस्प्लेसमेंट उसने ट्रेवल किया एस। तो अब देखिए फोर्स के हमारे पास दो कंपोनेंट होंगे, एक तो वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब मान लीजिए ये एंगल जो है थीटा था, ये थीटा था, तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये क्या होगा? F cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? F sin थीटा। अब ये जो F cos थीटा है ये हमारे यही तो इसको मोशन में ला रहा है, आगे की तरफ ले जा रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? F into S cos थीटा। तो इसलिए Fs is cos थीटा इसको लिखते हैं। अब अगर बात करें कि जो, अब ये याद रखिएगा Fs cos थीटा इसका जो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला है। तो ऑब्ट्यूज एंगल के लिए अगर हम बात करें जो नेगेटिव होगा तो वो ऑब्ट्यूज एंगल के लिए होगा, यानी कि ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब देखिए जो फॉर्मूला था वो क्या था? W इक्वल टू क्या था? Fs cos थीटा। अब देखिए cos थीटा की वैल्यू अगर आप 180 डिग्री पुट कर दें, cos 180 क्या होगा? -1। तो -1 यानी कि जो वर्क डन है वो नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से अगर एक्यूट एंगल है, यानी कि जो 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री से छोटा है, तो उस केस के लिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हम 90 डिग्री की बात कर ले तो वहां पे वर्क डन 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि अगर इसको आप 180 पुट करते हैं तो माइनस, और अगर आप इसको 90 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और अगर आप कम पुट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? मान लीजिए आप इसको 0 पुट कर दीजिए, cos 0 1 हो जाएगा। तो वहां पे जो है अब नेगेटिव, पॉजिटिव और जो है 0 वर्क डन जो है कैसे होगा? ऑब्ट्यूज एंगल के लिए अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री है, जैसे कि 180 डिग्री ले लिया, और पॉजिटिव कब होगा? जब वो लेस देन 90 डिग्री होगा।
और जब ये इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो ये वर्क डन 0 हो जाएगा। तो इन एंगल्स को आपको याद रखना है इस तरह से। तो इस तरह से आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। यानी कि जब फोर्स और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है उसके बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल होगा तो वहां पे जो वर्क डन है, वर्क डन उसके द्वारा 0 होगा। इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कोई कुली है, कुली जो है कोई बैग उठाकर चल रहा है, उसने अपने सिर पर जो है बैग को रखा हुआ है। अब फोर्स जो है वो अपर डायरेक्शन में लगा रहा है, लेकिन चल वो इस तरफ रहा है, तो ये एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया। तो इस केस में वर्क डन 0 माना जाएगा, जबकि इतना भार ये लेकर चल रहा है। तो साइंटिफिक अगर हम देखें तो एंगल के हिसाब से हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं। तो ये है कि कौन कौन सा एंगल जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हो कि जो हमारा कि नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 वर्क डन दिखाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम क्या है? मोमेंटम होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। जैसे आप किसी टीम के मोमेंटम की बात करते हैं तो इसको हम P से डिनोट करते हैं स्मॉल, और मास इनटू वेलोसिटी ये जो है इसका फॉर्मूला होता है। तो मास ऑफ द बॉडी और वेलोसिटी जो है उसकी वो होता है हमारा मोमेंटम। तो मोमेंटम आप समझ गए क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज किलोवाट आवर। अब आपने वाट के बारे में पढ़ा, किलोवाट के बारे में पढ़ा कि जो घरों के अंदर हम बिजली को कंज्यूम करते हैं वो हम किलोवाट आवर के अंदर ही उसको नोट करते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है किलोवाट आवर। तो इसका यूज जो है इसलिए किया जाता है बड़ी बड़ी जो हमारी ज्यादा यूनिट्स को मापने के लिए, आप ऐसा कह सकते हैं। अगर हम 1 किलोवाट पावर यूज करते हैं 1 घंटे के लिए, तो वहां पर जो है हम 1 किलोवाट आवर इसको बोल देते हैं। जैसे कि किलोवाट आवर है ही कि 1 किलोवाट का हमने यूज किया जो पावर का 1 घंटे के लिए, उसको 1 किलोवाट आवर बोल दिया जाता है। जैसे हम घरों के अंदर बिजली की यूनिट्स की बात करते हैं कि 1 घंटे में कितनी यूनिट्स ये लेगी, तो इसी तरह से 1 किलोवाट जो पावर है अगर हम 1 घंटे तक यूज करते हैं तो उसको 1 किलोवाट आवर बोल दिया जाता है। और ये एनर्जी की यूनिट होती है। अब यहाँ पे किलोवाट है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पावर की यूनिट है। किलोवाट आवर है यानी कि ये जो यूनिट है एनर्जी की है, क्योंकि हम इससे जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो हम माप रहे हैं एक तरह से। अगर घरों में घर की मीटर का एग्जांपल लें, बिजली का एग्जांपल लें, तो ये यूनिट जो है एनर्जी की रहती है। और आप ये भी कह सकते हैं कि 1000 जूल यूज्ड फॉर 3600 सेकेंड। वही बात है कि 1 घंटे के लिए हमने 1 किलोवाट पावर का यूज किया है, या 1000 जूल यूज्ड फॉर 3600 सेकेंड, जो मर्जी कह लीजिए। तो ये होती है हमारी 1 किलोवाट आवर। एक बड़ी जो यूनिट्स हैं उनको मापने के लिए, ज्यादा यूनिट्स मापने के लिए, एक बड़ी किलोवाट से भी ज्यादा की एक पावर हमने दे दी मापने की कोई चीज, तो वो चीज हमने जो है बड़ी यूनिट्स, ज्यादा यूनिट्स मापने के लिए 1 किलोवाट आवर का यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी को हम जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्यों आती है बॉडी के अंदर, उसकी पोजीशन के कारण। यानी कि नीचे से ऊपर कोई चीज आप ले जाते हैं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, अब इसके लिए आप एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए कोई एक स्प्रिंग है, इस तरह से आपने एक स्प्रिंग लिया और इसको जो है आपने यहां से कंप्रेस करना स्टार्ट किया। मान लीजिए यहां से आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई। जैसे ही आप इसको कंप्रेस करेंगे तो मान लीजिए जो सेकंड पोजीशन बनती है इसकी ये बन जाती है, जैसे ही आपने कंप्रेस किया फोर्स लगाकर। जब आपने इसको कंप्रेस किया तो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी। कौन सी एनर्जी, जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे इसको पहुंचाने की कोशिश करेगी। रीस्टोरिंग फोर्स भी आप उसको बोल देते हैं एक तरह की। तो वो जो एनर्जी है ये होती है हमारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से घड़ियों के अंदर जब आप चाबी वाली घड़ियां आती थी उसके अंदर चाबी देते हैं तो वो जो घड़ी है अपने आप काम करती रहती थी। वो किस एनर्जी पे काम करती थी, क्योंकि उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती थी। इसी तरह से गाड़ियों के अंदर जो है छोटे छोटे टॉयज होते हैं, जो कार वगैरह होती हैं, उनके अंदर चाबी आप देते हैं तो वो आगे की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर उनके इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है इसीलिए। तो ये क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल आप ले सकते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का, कि जब आप एक स्प्रिंग को कॉइल करते हैं, यानी कि उसको जो है आप कंप्रेस कर दीजिए तो वो, या फिर आप उसको जो है खींच लीजिए, उसके अंदर जो है एनर्जी स्टोर होगी स्प्रिंग के अंदर, वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाट इज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल और वर्क एनर्जी थ्योरम, ये क्या होती है। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग वर्क डन बाय नेट फोर्स
जो भी आप वर्क डन करते हैं, जो यानी कि जो कोई भी फोर्स जो है वर्क करती है एक बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए, तो वो इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं इसका एग्जांपल। यहाँ पे मान लीजिए कोई एक इस तरह से कार है या कोई इस तरह से की ट्रॉली है और ये मूव कर रही है, और आप जो है इसको एकदम से इसके ऊपर जो है फोर्स लगा देते हैं। तो फोर्स लगाई तो इससे क्या होगी, इसकी एक्सेलरेशन इसके अंदर प्रोड्यूस हो जाएगी, यानी कि ये गति में आ जाएगी। तो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप चलती चलती चीज को एकदम से फोर्स दे देंगे तो वो गति में आ जाती है, यानी कि आपने फोर्स इनटू डिस्टेंस यानी कि वर्क डन किया, वर्क डन बाय नेट फोर्स जो है इन डिस्प्लेसिंग ए बॉडी, वो किसके बराबर होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जो इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है, तो जो इसकी काइनेटिक एनर्जी बॉडी की होगी तो उसी के तो बराबर होगा। तो यहाँ पे ये कहना चाहता है कि वर्क जो है एनर्जी के इक्वल होता है। जब आप वर्क करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो है उसके अंदर बढ़ी है या एक्सेलरेशन उसके अंदर आई है, तो जो आपने वर्क डन किया है बाय नेट फोर्स, जो फोर्स के द्वारा वर्क डन किया गया है इन डिस्प्लेसिंग ए बॉडी, वो किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी उसके एकदम से उसकी बनी है उसके बराबर होगी। तो ये होते हैं हमारे साइंस के, जो हमने क्विज के अंदर ये क्वेश्चन डिस्कस किए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे कुछ। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।